हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना प्यारा सा चैप्टर एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी। ठीक है, सो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और ये नोट्स लिए हैं मैंने इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, इंस्टा की भी लिंक आपको वहीं पे मिल जाएगी। एसएसटी के अलावा और कोई नोट्स चाहिए आपको किसी भी सब्जेक्ट के तो वो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेली की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, सो डिस्क्रिप्शन में खजाना है। ओके, चलो एग्रीकल्चर वैसे तो इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, आसान सा है, थोड़ा सा लेंदी है, बट हम फिर भी सरल उसमें कर लेंगे, सरल भाषा में। आपकी बस एक कंडीशन चाहिए कि आप पूरी वीडियो देखना एंड योर चैप्टर वुड बी कंप्लीटेड। स्वाइप मत करना वीडियोस को, ठीक है। तो भाई एग्रीकल्चर क्या होता है मुझे बताओ, बिना पढ़े क्या होता है? बताओ क्या होता है? ऑब्वियसली खेती बाड़ी है ना। इसमें क्या होता है, ये भाई एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब हम अपने नेचर में से कुछ निकाल रहे हैं। ओके, और हमारे इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से जैसे मान लो 3 पॉपुलेशन है तो उसमें से 2% पॉपुलेशन तो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर में ही लगी हुई है। मतलब आधी से भी ज्यादा पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में काम कर रही है। ठीक है, अब फार्मिंग कैसे होती है, खेती बाड़ी कैसे होती है? सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर आते हैं खेत में और जो मिट्टी है उसको उथल पुथल करते रहते हैं, ऐसे ही होता है, उसको हम प्लॉइंग कहते हैं। और कभी कभी जो किसान होते हैं वो किसी हैमर से, किसी हो से या फिर डाउ से क्या करते हैं, ऐसे खुदाई करते हैं, सॉइल को टिल्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला होता है प्लोइंग, उसके बाद वो क्या करते हैं, ऐसे बीज बोते हैं और फिर बीज को दबा देते हैं मिट्टी के नीचे, उसको हम सोइंग कहते हैं। फिर पानी डाल देते हैं और जो एक्स्ट्रा घास है जिसको जरूरत नहीं है उसको हम रिमूव कर देते हैं, जिसको हम वीडिंग कहते हैं। फिर खाद भी मिला देते हैं, मेन्योरिंग है ना। उसके बाद इंसेक्टिसाइड की कोई इंसेक्ट्स हमारी क्रॉप को खाना जाए इसलिए इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर देते हैं। उसके बाद जब फसल पक जाती है तो उनको काट देते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और कभी कभी फसलों के ऊपर एक कोटिंग होती है, हार्ड कोटिंग, जैसे गेहूं के ऊपर होती है, तो उसको हटाने के लिए थ्रेशिंग की जाती है थ्रेशर की मदद से, है ना। सो ये सब होता है फार्मिंग प्रोसेस में। ये तो बेसिक सा था। अब भाई फार्मिंग भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल और प्लांटेशन वाली। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस कौन सी होती है? ये छोटे छोटे जो जमीन के टुकड़े होते हैं ना उस पे होती है, किसी हो की वजह से, जैसे वो ऐसे जिसको हम हिंदी में हमारी वाली भाषा में तो फाड़ा बोलते हैं। तो हो से, डाव से, डिगिंग स्टिक से और थोड़े बहुत फैमिली के मेंबर, कम्युनिटी की लेबर जो है वो इस फार्मिंग में आते हैं। ठीक है, और ये जो टाइप की फार्मिंग है ये मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है। मॉनसून यानी कि बारिश के ऊपर, जो सॉइल है उसकी नेचुरल फर्टिलिटी होती है और बाकी के इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से भी काफ़ी अच्छी क्रॉप्स यहाँ पर उगती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और अब हम पढ़ेंगे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। नाउ स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कौन सी होती है या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कौन सा होता है? इसमें फार्मर्स जो है ना वो फॉरेस्ट के ट्रीज को काट देते हैं। ठीक है, और काटने के बाद जो प्लांट्स बचते हैं उनको जला देते हैं और फिर वो जो जमीन है ना वो फार्मिंग के लिए काम आती है। फिर उसके बाद जब कल्टीवेशन हो जाता है और जितना भी एरिया बचता है वो उसको काफी सालों तक छोड़ देते हैं ताकि जो सॉइल है वो अपनी रिकवरी कर पाए, और फार्मर जो है फिर दूसरे एरियाज पे पहुंच जाते हैं और इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, मतलब पहले जला देते हैं, फिर उसके ऊपर कल्टीवेशन मतलब फार्मिंग कर लेते हैं, फिर कल्टीवेशन होने के बाद उसको छोड़ देते हैं कई सालों तक, है ना। अब हम बात करेंगे इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कौन सी होती है। ये वहां पर होती है जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन होती है, यहाँ पर लेबर लगती है और इतने ज्यादा बायोकेमिकल इनपुट्स लगते हैं। बायोकेमिकल इनपुट्स क्या होते हैं? जैसे कि जिसमें केमिकल्स वगैरह डलते हो, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स हो गए, वो सब लगते हैं हायर प्रोडक्शन के लिए। कमर्शियल फार्मिंग कौन सी होती है? कमर्शियल फार्मिंग जो है वो बहुत बड़े स्केल पे होने लग गई है अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, ताकि अच्छी इनकम आए। उस टाइप को हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं, क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है ना। ये ऐसी टाइप की फार्मिंग है जिसमें आपके HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स डलते हैं और हायर प्रोडक्टिविटी ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स आए। प्लांटेशन क्या होता है? ये एक टाइप की कमर्शियल फार्मिंग है जिसमें सिंगल क्रॉप को बहुत बड़े एरिया पर बोया जाता है। HYV सीड, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डाल के
और माइग्रेंट लेबरर्स जो होते हैं, जैसे बिहार से आ गए हरियाणा में, या फिर हरियाणा के चले गए कहीं पर, और इस टाइप से प्लांटेशन माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न कैसा होता है। बेसिकली हमारे इंडिया के 3 क्रॉप मेजर क्रॉप सीजन होते हैं, खरीफ, राबी और जैद, ठीक है। खरीफ कौन सी होती है, जो जून जुलाई से स्टार्ट हो जाती है सितंबर अक्टूबर तक, यानी कि जब मॉनसून आएगा और विंटर्स के स्टार्टिंग तक खरीफ सीजन रहता है। और कौन कौन सी इसके अंदर मतलब क्रॉप्स आती हैं, एक आप राइस, मेज, मिलेट, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, मूंग और उड़द, ये सब। राबी कौन सी होती है, जब विंटर का सीजन स्टार्ट हो जाता है और समर के स्टार्टिंग तक, यानी कि अक्टूबर दिसंबर से लेकर अप्रैल जून तक। और इसके अंदर वीट, बार्ले, ग्राम, ऑयल सीड्स आते हैं। और जैद जो है वो एक छोटा सा सीजन होता है खरीफ और राबी के बीच में ही, जहां पर कुछ सीजन क्रॉप्स उगती है, जैसे कि तरबूज हो गए, खीरे हो गए, कुछ वेजिटेबल्स हो गई, कुछ गाय भैंसों के लिए या फिर भेड़ बकरी के लिए क्रॉप्स हो गई। तो ये सारी चीजें जैद क्रॉप्स में आती हैं। डिफरेंस अगर आ जाए राबी और खरीफ में, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर कल्टीवेशन जो है वो कब होता है, जब मॉनसून का विड्रॉल हो जाता है, यानी कि अक्टूबर में। बीज कब बोए जाते हैं, अक्टूबर नवंबर में। हार्वेस्टिंग कब होती है, अप्रैल मई में, है ना। ये राबी का है बेसिकली। और क्रॉप्स का सीजन कैसा होना चाहिए, मतलब क्रॉप जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, सब सॉइल मॉइस्चर, यानी कि सॉइल में कितनी नमी है ना। और टाइप्स देखो, वीट, ग्राम, ऑयल सीड, मस्टर्ड, रेप सीड्स, इस तरीके से। और खरीफ कैसी होती है क्रॉप्स, जिसकी कल्टीवेशन स्टार्ट होती है जैसे ही मॉनसून का ऑनसेट हो जाता है, मतलब मॉनसून आने लग जाता है, जैसे कि मई में। सीड्स कब बोए जाते हैं, जून या फिर अर्ली जुलाई में। हार्वेस्टिंग कब होती है, सितंबर अक्टूबर में। क्रॉप्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, मॉनसून के ऊपर। और टाइप क्या है, राइस, मिलेट, मेज, ग्राउंडनट, जूट, कॉटन और बहुत सारी पल्सेस। मेजर क्रॉप्स अब देख लो। मेजर क्रॉप्स अब थोड़ी बहुत डिवाइडेड है। जैसे फूड क्रॉप्स कौन सी होती है, जिनको हम खा सकते हैं, राइट, जैसे कि वीट, राइस, मेज, पल्स, ऑयल सीड। कैश क्रॉप्स कौन सी होती है, जैसे कि टी, रबर, कॉफी, जूट, कॉटन। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन सी होती है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए और वेजिटेबल्स हो गए। तो अब हम इन्हीं मेजर क्रॉप्स को, जितनी भी मैंने आपको ऊपर सारी पढ़ाई है ना, नेम लिए हैं, उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। तो इंडिया की सबसे ज्यादा यूज होने वाली क्रॉप्स कौन सी है, राइस, व्हीट, मिलेट, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन एंड जूट। अब एक एक के बारे में हम उनके फीचर्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा तरीका यही रहेगा कि आप ऐसा एक टेबल बना लो, है ना, ऐसा पूरा एक टेबल बना लो और उसके नीचे लिखते जाना हर क्रॉप के बारे में। मैं आपको डिक्टेट करूंगी, तो आप वो एक पूरा टेबल बना लो, ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए और आपको बुक खोलने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो आप सबसे पहला कॉलम बनाना कि क्रॉप का नाम क्या है। जैसे ये आपकी कॉपी है ऐसे 2 पन्नों वाली, यहाँ पे पूरा पूरा और इधर पूरा, ऐसे पूरा सीध में वो बना लो आप टेबल। तो पहला क्रॉप नेम लिखोगे, फिर क्रॉप के बारे में जो थोड़ी बहुत 1-2 लाइन होंगी वो, उसको कैसा क्लाइमेट चाहिए, कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, कितनी रेनफॉल होनी चाहिए, एरिया कौन सा होता है और सॉइल का टाइप कौन सा होता है, ठीक है। तो अब हम ये टेबल बना लिया आपने, वीडियो को पॉज करके टेबल बना लो या फिर रफ में भी बना सकते हो। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपने एक एक क्रॉप से। तो हमारी पहली क्रॉप है राइस। राइस जो है वो मेजर स्टेपल फूड क्रॉप है। इसका क्या मतलब होता है कि ज्यादातर, जैसे हम नॉर्थ इंडियन ज्यादातर रोटी खाते हैं, है ना, और साउथ इंडियंस या फिर बहुत, जैसे कि बेसिकली स्टेपल फूड क्या होता है, जो ज्यादातर खाया जाता है, बाहर के देशों में ब्रेड खाई जाती है, यहाँ पर रोटी खाई जाती है जो कि गेहूं से बनती है। और रोटी के साथ साथ जो राइस होते हैं, चावल होते हैं, वो भी लिए जाते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं। तो राइस जो है मेजर स्टेपल फूड क्रॉप है, ज्यादा कंटिन्यूस बेसिस पे यूज होती है, डेली की डेली। क्लाइमेट कैसा चाहिए, वेट मॉनसून चाहिए, है ना। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और बहुत ज्यादा नमी चाहिए। रेनफॉल चाहिए 100 सेंटीमीटर से ऊपर। हैवी रेनफॉल चाहिए समर में, और अगर कम रेनफॉल आती है तो इरिगेशन ज्यादा चाहिए। एरिया ऑफ कल्टीवेशन कौन सा है, एक तो नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर ही उगाए जाते हैं। एरिया में आप स्टेट्स भी लिखोगे, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पार्ट्स। एक क्रॉप हो गई, लिख लिया आपने टेबल में, ओके। और हो सकता है कोई एक वो छूट जाए, मतलब जैसे यहाँ पर आपका सॉइल टाइप नहीं बता हुआ, तो सॉइल टाइप में राइस के आगे ऐसे डैश लगा लेना, ठीक है।
अब वीट देख लो, वीट जो है वो भी एक मेजर क्रॉप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, है ना। उसके बाद सॉइल टाइप कौन सा है, एलुवियल सॉइल चाहिए और ब्लैक सॉइल चाहिए। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कूल ग्रोइंग सीजन होना चाहिए, और जब ये पके तो बहुत ज़्यादा अच्छी सनशाइन चाहिए। रेनफॉल चाहिए 50 से 70 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ कल्टीवेशन देखो, जो गंगा सतलुज प्लेन है नॉर्थ वेस्ट में, और जो दक्कन का ब्लैक सॉइल रीजन है वहां पर यहाँ पर कल्टीवेशन होता है। और एरिया में ही आप ये लिखोगे, स्टेट्स है पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी डक्कन एरिया या फिर डक्कन प्लेट्यू कौन सा होता है, जिसके अंदर मोस्टली ये साउथ स्टेट्स को कवर करता है, और 8 साउथ स्टेट्स डक्कन प्लेट्यू के अंदर आती हैं। और अभी मैं आपको वो भी बताऊंगी कि जो डक्कन प्लेट्यू है उसके अंदर कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं नीचे जाके, ठीक है। अब मिलेट्स क्या होती है, मिलेट्स के अंदर तीन ज्यादातर क्रॉप्स आती है मेन। एक तो ज्वार, दूसरा बाजरा, और तीसरा रागी। जैसे कि आपने ज्वार बेसिकली जो हमारे कैटल्स होते हैं जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, उनके लिए होता है। और बाजरा जो है वो इंसान वगैरह भी खा लेते हैं। बाजरा जैसे कि बाजरे की रोटी होती है, बाजरे की खिचड़ी होती है ना। रागी, ये इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो कि इंडिया में उगाए जाते हैं। ये मेन फेड क्रॉप्स है, मोइस्ट एरिया में, नमी वाले एरिया में उगती हैं। और इसमें ज़्यादा इरिगेशन इसमें इतनी ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। ज्वार क्या होता है, ज्वार थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड है। अगर हमारे पास चावल और व्हीट ना हो तो हम ज्वार पे ही शिफ्ट करेंगे, है ना। उसके बाद स्टेट्स कौन कौन सी है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। बाजरा देखो, बाजरा जो है वो सैंडी सॉइल पे उगता है ना, और शैलो ब्लैक सॉइल पे भी। और स्टेट्स कौन सी है, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा, ठीक है। अब हम आते हैं रागी पर। रागी भी ड्राई रीजन में उगाई जाती है। रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, शैलो ब्लैक सॉइल पे उगती है। और स्टेट्स कौन सी हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। इस चैप्टर में ज़्यादा भलाई यही होगी कि आप स्टेट्स याद कर लो हर क्रॉप की, क्योंकि आपका मैप वर्क इसी के ऊपर डिपेंड है, तो आपको स्टेट्स पता होनी चाहिए, है ना। मेज देखो, मेज एक ऐसी क्रॉप है जो कि खाने के लिए भी और मतलब जानवरों को खिलाने के लिए भी ये दोनों उसमें सूट कर जाती है। ये खारीफ क्रॉप है जिसको टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है। इसकी सॉइल कौन सी सॉइल पे उगती है, ओल्ड एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल बेसिकली ऐसी सॉइल होती है जिसको पानी डिपॉजिट नहीं करता, ये लूज होती है, क्ले वाली होती है, सिल्ट और सैंड इसके अंदर होता है, ठीक है। और इसकी स्टेट्स कौन कौन सी हैं, किसकी, इसकी मेज की। इसकी स्टेट्स कौन सी है, कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। पल्सेस देखो, दालें जो है, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दालों का, और साथ के साथ प्रोड्यूसर तो है, ये उगाता तो है, साथ के साथ खाता भी है, कंज्यूम भी करता है, क्योंकि इससे हमारी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कौन कौन सी दालें होती हैं, उड़द की दाल, मसूर की दाल, है ना, तूर, मूंग, पीस, ग्राम। इनको कम मॉइस्चर चाहिए होता है, कम नमी चाहिए होती है, ये ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाती हैं। और इसकी स्टेट्स कौन सी हैं, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ठीक है। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, अब दानों से अलग भी कौन कौन सी फूड क्रॉप्स होती हैं, गन्ना, है ना। बेसिकली ब्राज़ील के बाद हमारा इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गन्नों का, शुगर केन का। हॉट और नमी वाला क्लाइमेट चाहिए, बहुत सारी सॉइल्स पे उग जाता है। टेम्परेचर जो है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर्स के बीच में। और कौन कौन सी स्टेट है, वो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु, ठीक है। ऑयल सीड्स देखो, ऑयल सीड्स में 2017 में इंडिया जो था चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। किसका, ग्राउंड नट का। ग्राउंड नट क्या होती है, पीनट, मूंगफली, ठीक है। और उसके बाद येलो जो ऑयल सीड्स होते हैं जिसको आप रेप सीड बोलते हो, वो इंडिया उसकी प्रोडक्शन में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर कनाडा और चाइना इन 2017, ठीक है। और कौन कौन सी स्टेट्स मतलब कौन कौन से ऑयल सीड्स इंडिया प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर ऑयल पाया जाता है, जैसे कि पीनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम जिसको आप तिल कहते हो, सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड, लिनसीड और सनफ्लावर, ये सारे
ऑयल सीड्स होते हैं। अब हम बात करेंगे टी की। टी जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक एग्जाम्पल है। 2020 में चाइना फर्स्ट नंबर पे था टी की प्रोडक्शन में, और इंडिया जो था सेकंड उस पे, और इंडिया जो था वो सेकंड टी प्रोडक्शन वाला था। ठीक है। क्लाइमेट कैसा चाहिए? हॉट और ह्यूमिड, यानी कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसको चाहिए। सॉइल टाइप कैसा चाहिए होगा इसको? जिसमें आपका बहुत ज़्यादा ह्यूमस हो, यानी कि मतलब जिसमें डेड फ्लावर्स और एनिमल का कंटेंट ज़्यादा हो जिस सॉइल में, और ऑर्गेनिक मैटर मिला हो। बहुत फर्टाइल होनी चाहिए टी के लिए सॉइल, है ना। रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? 150 टू 300 सेंटीमीटर एनुअल। बहुत ज़्यादा नमी चाहिए होती है यहाँ पर। स्टेट्स देखो, आसाम, दार्जिलिंग के हिल्स, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, है ना, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा भी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। कॉफ़ी देखो, इंडिया जो है अपनी कॉफ़ी, गुड क्वालिटी की कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये सबसे पहले इसकी कल्टीवेशन जो है बाबा बुडन हिल्स पे इंट्रोड्यूस हुई थी। बाद में इसकी कल्टीवेशन जो है नीलगिरी, जो कि कर्नाटका में है, केरला और तमिलनाडु में भी होने लग गई थी। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के बारे में हम जान लेते हैं। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में आपके फ्रूट्स भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी आते हैं। ठीक है। और मोस्टली मेजर वेजिटेबल इंडिया में कौन कौन सी है? मटर हो गया, गोभी हो गई, है ना, ऑनियन, पत्ता गोभी हो गई, और टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ये सब भी हो गए। इंडिया जो है सेकंड नंबर पे फ्रूट्स की प्रोडक्शन में और वेजिटेबल की प्रोडक्शन में चाइना के बाद, है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट फ्रूट्स कौन से हैं? मैंगो, ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल, ग्रेप, लीची, गोवा, एप्पल, पियर, एप्रिकॉट, वॉलनट, ये सारे आपके फ्रूट क्रॉप्स हैं। अब नॉन फूड क्रॉप्स भी होती हैं, जिसमें जो मतलब खाने की नहीं होती, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग में, सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा काम आती है। जैसे कि कॉटन लगा लो आप, वो कॉटन की जो क्रॉप होती है वो टेक्सटाइल, ऐसे ऐसे कपड़े बनाने के हेल्प करती है ना। और फूड जो है वो तो कंजम्पशन के लिए काम आता है। तो नॉन फूड क्रॉप में हम रबर देख लेते हैं। रबर भी देखो कहाँ कहाँ डलती है, टायर में डलती है, मिटाने वाली रबर में होती है, बालों में वो जो आप इलास्टिक बैंड डालते हो उसमें भी रबर होती है ना। बहुत सारी चीज़ों में रबर चाहिए होती है। ये एक इक्वेटेरियल क्रॉप है। इक्वेटेरियल क्रॉप कैसी होती है? जो ऐसी क्रॉप होती है जो कि हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल के एरिया में ग्रो करती हैं, और बट अंडर द स्पेशल कंडीशन, इसको स्पेशल कंडीशन भी चाहिए। वो क्या है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में, यानी कि ह्यूमिड एंड ड्राई, ह्यूमिड और हॉट एरियाज में उगती है रबर। ठीक है। क्लाइमेट जो है मॉइस्ट एंड ह्यूमिड होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए। एरिया ऑफ कल्टीवेशन, कौन कौन सी स्टेट में रबर उगाई जाती है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार और गैरो हिल्स ऑफ मेघालय। अब फाइबर क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे कॉटन, जूट और हेम्प। हेम्प एक ऐसी क्रॉप होती है जिसका मेडिसिनल यूज होता है, और नेचुरल सिल्क, ये चार जो है वो आपकी मेजर फाइबर क्रॉप्स होती है। फाइबर क्रॉप्स मतलब कि जिससे कि क्लॉथ वगैरह बनता है एक टाइप का, है ना। ये जो पहली तीन है, कॉटन, जूट और हेम्प, ये हमें क्रॉप्स से मिलती हैं जो कि सॉइल में उगती हैं। ठीक है। और जो ये सिल्क है वो हमें किससे मिलती है? सिल्क वॉर्म के कोकून से। जो सिल्क वॉर्म होते हैं ना, जो कि ग्रीन मलबरी के ग्रीन लीव्स पर, मलबरी एक टाइप का प्लांट होता है, उसके ग्रीन लीव्स पर बैठते हैं सिल्क वॉर्म, और उससे फिर वो सिल्क बनाते हैं, है ना। अब जैसे सिल्क वॉर्म जो वो रियरिंग करते हैं, मतलब उस पत्ते को खाते रहते हैं, तो सिल्क फाइबर प्रोड्यूस करते रहते हैं, और इस चीज को हम सेरीकल्चर भी बोलते हैं। अब हम कॉटन के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉटन जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा इंडिया में ही उगाया जाता है, और ये इंडिया जो है ओरिजिनल होम है कॉटन प्लांट का। कॉटन जो है मेन रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, यानी कि कपड़ों की इंडस्ट्री के लिए ज़्यादातर कपड़े जो है कॉटन के बनते हैं ना। और इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, चाइना के बाद 2017 के स्टेट्स हैं। ठीक है। ये जो है ये ब्लैक सॉइल पे उगाई जाती है, ड्राइड पार्ट ऑफ डक्कन प्लेट्यू में। अब डक्कन प्लेट्यू की 8 स्टेट्स मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको बताऊंगी। तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये बेसिकली ये सारी स्टेट्स हैं जिसमें डक्कन प्लेट्यू लाया करता है। तो यहाँ पर कॉटन जो है उगाई जाती है। टेम्परेचर देखो, हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, या फिर कम इरिगेशन चाहिए। 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, मतलब उसमें कोई भी ओस वगैरह नहीं होनी चाहिए, फॉग नहीं होनी चाहिए। ब्राइट सनशाइन चाहिए,
इसकी ग्रोथ के लिए। कौन कौन से राज्य हैं इसके लिए? एमपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, यूपी एंड हरियाणा। खरीफ क्रॉप है ये और 6 से 8 महीने इसको बड़े होने में या फिर मेच्योर होने में लग जाते हैं। जूट के बारे में बात करते हैं। ये गोल्डन फाइबर कहलाता है क्योंकि ये गोल्डन जैसे कलर का होता है और ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल पे उगता है, मतलब काफी फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए तब ये उगता है। सॉइल को रिन्यू करना होता है हर साल। हाई टेम्परेचर चाहिए। और कौन कौन सी स्टेट है? बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और मेघालय। ठीक है, तो ये तो हो गई जी हमारी क्रॉप्स सारी की सारी। अब हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, मतलब अभी भी थ्योरी था लेकिन वो हर एक क्रॉप के बारे में बता रहे थे। अब हमें पढ़ना है कि टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कौन कौन से हुए, मतलब सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए एग्रीकल्चर के रिलेटेड, वो हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1960 से लेकर 1970 तक बहुत सारे एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए प्रोग्राम्स लेके आई, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन, है ना। और इससे क्या हुआ, जैसे इंडिया के लिए मतलब लैंड रिफॉर्म्स भी लेके आए। लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं? जैसे कि पहले जमींदार का बहुत ज़्यादा ही डिस्क्रिमिनेशन चलता था स्मॉल फार्मर्स पर, तो उनका डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए जैसे वो हड़पते थे, लैंड रेवेन्यू लेते थे और ज़मीन हड़प लेते थे, कर्जा ज़्यादा चढ़ा देते थे स्मॉल फार्मर्स के ऊपर, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है लैंड रिफॉर्म्स लेके आई थी गवर्नमेंट, ताकि स्मॉल फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर सके और जो डिस्क्रिमिनेटिंग नेचर है लैंडलॉर्ड्स का वो खत्म हो सके। और ये चीज़ फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की थी लैंड रिफॉर्म के बारे में। और कौन कौन सी स्कीम्स लेके आई थी? जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, और वेदर को लेके बुलेटिन्स की अब कैसा कैसा मौसम रहेगा। टेलीविजन और रेडियो पर प्रोग्राम्स आते थे ताकि बेनिफिट मिल सके फार्मर्स को। गवर्नमेंट ने एक एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी अनाउंस किया था और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे अच्छे से प्राइस मिलेंगे, मतलब कम रेट में सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और रेन्यूमरेटिव मतलब कि इजी प्राइस मिलेंगे। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि जैसे किसान ने वीट उगाया तो उसे मिनिमम टू मिनिमम 33 रुपए पर किलो तो मिलेगा ही मिलेगा। इससे नीचे वो अपने गेहूं बेच ही नहीं सकता मार्केट में, उसे इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। एक्चुअल में क्या होता है, मंडी में जाके किसानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है कि हम तो इतने में ही लेंगे, हम तो इतने में ही लेंगे, इसमें इतने वो थोड़े ना है, हम तो इतने में ही लेंगे। तो गवर्नमेंट ने उनका हक बचाने के लिए एक प्राइस फिक्स कर दिया है कि इस क्रॉप का आपको इतना तो जायज मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम कोई नहीं जाएगा और इससे ऊपर बेशक कितना ही हो जाए। नाउ वाइट रेवोल्यूशन क्या था? एनिमल्स की ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए ताकि वो और ज्यादा मिल्क दें, तो विद द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसको हम वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं और इसको हम ऑपरेशनल फ्लड भी कहते हैं। कि मतलब एनिमल्स जो है वो ज्यादा मिल्क दे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, उसको आप वाइट रेवोल्यूशन कहते हो। मिल्क इज ऑफ वाइट कलर, सो दैट्स व्हाई दिस रेवोल्यूशन इज आल्सो वाइट, नेम्ड एज वाइट, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा फसल उगाने के लिए हम HYV सीड का यूज करें, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज करें, लेकिन इसके बहुत ज्यादा बेकार असर भी पड़े हैं। केमिकल्स की वजह से हमारी जो लैंड है वो बहुत बुरी तरीके से डिग्रेड हो गई है और ओवर इरिगेशन की वजह से हमारा ग्राउंड वाटर कम होते जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी सारी खराब हो रही है क्योंकि इंसेक्ट्स मरते जा रहे हैं इंसेक्टिसाइड की वजह से, है ना। और रिच और पुअर फार्मर्स के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे एक प्राइस फिक्स कर दिया है कि ये प्राइस तो आपको देना ही देना पड़ेगा, मतलब जो मंडी वाले हैं या फिर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बाय करने वाले हैं उनको एक प्राइस देना ही देना पड़ेगा, कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, है ना। अब इम्पोर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर की इंडियन इकोनॉमी में, वो देख लो। इंडिया में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, 2/3 पॉपुलेशन इसी के अंदर है। अपना घर बार अपना घर या फिर लाइवलीहुड चलाने के लिए 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है। एग्रीकल्चर जो है इंडियन की इकोनॉमी की जान है और ये जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आपने इकोनॉमी में पढ़ा है उसमें 26% एग्रीकल्चर ही प्रमोट करता है ना, अकाउंट करता है। हमारी कंट्री में अगर अच्छा फूड है, मतलब अगर कभी फेमीन आ जाए, कभी अर्थक्वेक आ जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, तो इतना है हमारे देश में खाना कि सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए, कोई भी भूखा ना सोए। तो फूड सिक्योरिटी भी इसी की वजह से आती है, एग्रीकल्चर की वजह से। और इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल भी एग्रीकल्चर ही देता है ना।
अब एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है या फिर नेशनल इकोनॉमी में क्या है। 52% पॉपुलेशन जो है इंडिया की एग्रीकल्चर पे ही अपने लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट है। और एग्रीकल्चर का अगर जीडीपी में डिक्लाइन होने लग जाता है, कि एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो जीडीपी में अगर कम होने लग गया, तो इसका असर टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट नहीं आए तो सेकेंडरी सेक्टर भी नहीं चलेगा, सेकेंडरी सेक्टर नहीं चलेगा तो टर्शरी कहाँ से चलेगा। तो एग्रीकल्चर मंदा हुआ तो टर्शरी और सेकेंडरी भी मंदे हो गए। इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे तरीके लाए हैं ताकि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जाए। और गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें एस्टैब्लिश की हैं, कि जैसे एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट फील्ड एग्रीकल्चर में, वेदर फोरकास्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR जिसको आप बोलते हो, यूनिवर्सिटी, वेटनरी सर्विस जो मतलब गाय जो जानवरों को रिलेटेड होती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की हैं। अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कौन कौन से लाई है इंडियन गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए। एक तो जैसे कभी कभी बारिश ना आने की वजह से क्रॉप फेलियर हो जाता है, तो उस क्रॉप के लिए उनको फसल बीमा मिल जाता है, एक ही टाइप का इंश्योरेंस मिल जाता है। फार्मर को लोन फैसिलिटी मिल जाती है ग्रामीण या फिर कोऑपरेटिव बैंक से, वो भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। MSP अनाउंस किया गवर्नमेंट ने, है ना। और वेदर बुलेटिन्स भी देती है गवर्नमेंट। टीवी रेडियो पे शोज आते हैं। फर्टिलाइजर और न्यू टेक्नोलॉजी टूल्स को भी बताया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, किसको, किसानों को। GDP क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमारी कंट्री में जितने भी फाइनल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनका क्या रेट है, पर टर्शरी सेक्टर का भी, सेकेंडरी सेक्टर का भी और प्राइमरी सेक्टर का भी, जितने भी फाइनल प्रोडक्ट्स हैं जिनकी फर्दर प्रोसेसिंग अब नहीं होनी, उनका रेट जो है सब सारे सेक्टर्स का मिला के एक साल का, वो होती है GDP, है ना। अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो किसके अंडर चलती है, काम करती है, फूड कॉर्पोरेशन एक्ट के, जो कि 1964 में बना था, ताकि फूड पॉलिसी की जो ऑब्जेक्टिव्स है वो फॉलो हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन, यहाँ पर इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन चलाया जाता है फार्मर्स के इंटरेस्ट के लिए, कि इतना प्राइस जो फार्मर्स को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उन सेक्शन ऑफ पीपल के लिए जो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते फूड को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से। अब आपने देखा होगा अपने घर के पास राशन शॉप्स वगैरह है ना, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ही पार्ट होती है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड चेन होती है बेसिकली, जो कि फूड ग्रेन्स को बांटती हैं, जैसे कि 2 रुपए किलो के चावल और 1 रुपए किलो के गेहूं, इस टाइप से। और उन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देती हैं ये सारी चीजें जो नीडी हैं, जिनके पास एक कार्ड होता है ना, और वो भी बहुत सस्ते रेट पे। ग्लोबलाइजेशन तो आपको पता ही है क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन इज जहाँ पर मूवमेंट ऑफ पीपल, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, आइडियाज, ये सब होता है ना, अक्रॉस द ग्लोब्स। अब और ये तो हमें नहीं पढ़ना। वेज ऑफ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म इन इंडिया, इंडिया में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म कैसे लाए जाए। फार्मर्स को हेल्प करना चाहिए, उनके अकाउंट में सब्सिडी आने चाहिए, उनको सस्ते लोन्स प्रोवाइड करने चाहिए, उनको इजीली एक्सेस हो जाए वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, क्रॉप इंश्योरेंस हो जाए, MSP हो, ग्रामीण बैंक हो, KCC हो, वेदर बुलेटिन्स हो, लैंड रिफॉर्म्स के लिए लॉज हैं, इस तरीके से। तो हमारा चैप्टर खत्म और अब हमारा मैप वर्क आ जाता है। अब मैप में जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको सभी स्टेट्स सभी क्रॉप्स की स्टेट्स याद कर लेनी है, वही हमें मैप में फिल करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको बताना है कि बताओ कौन कौन सी स्टेट्स में राइस को उगाया जाता है या राइस का इरिगेशन होता है। तो आपको पता होना चाहिए, मैं जूम कर देती हूँ, कि जैसे राइस जो है वो पंजाब, UP, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये राइस उगता है, मतलब नॉर्थ और ईस्टर्न साइड और थोड़ा बहुत सर्दर्न साइड भी, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट में कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। अब वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स बताना है तो वीट पे आ जाता है। वीट बेसिकली नॉर्थ में उगाया जाता है, जैसे कि और थोड़ा बहुत सेंट्रल में, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, UP, बिहार, MP, गुजरात और महाराष्ट्र में। अब आते हैं हम अगले पे, ये हमें नहीं करना जहाँ पर स्लैश एंड बर्न होता है, और प्लांटेशन फार्मिंग भी नहीं करना हमें। हाँ, शुगर केन वाली स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं ये देखो, जूम कर लेते हैं। पंजाब, हरियाणा, UP, बिहार,
महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ओके, अब आते हैं हम जूट कहाँ पर कल्टीवेट होता है। तो जूट की कल्टीवेशन बेसिकली ईस्टर्न साइड पे होती है, जैसे कि बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मेघालय और असम। ठीक है, अब आते हैं हम कॉटन वाली पे। कॉटन के लिए पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ओके, उसके बाद रबर प्लांटेशन के लिए आ जाओ। रबर प्लांटेशन एक तो आप वेस्ट बंगाल में करोगे, एक मेघालय में करोगे, और रबर वाला इंपॉर्टेंट है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु पे। ठीक है, और देख लेते हैं एंड हाँ, टी और कॉफी देख लेते हैं। देखो, टी सबसे ज्यादा असम में प्रोड्यूस की जाती है 52% बेसिकली, और उसके बाद कर्नाटका में कॉफी का प्रोडक्शन होता है 53%। तो सबसे पहले हम टी वाला ही देख लेते हैं। टी जो है वो एक तो आपके केरला में है ना, टी जो है ये इस लाइंस वाले से बताई गई है। ओके, टी जो है वो लाइन वाले से यानी कि केरला में, और आपके हिमाचल प्रदेश में, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, और असम में सबसे ज्यादा होती है ना। और उसके बाद कॉफी जो है वो कर्नाटका में होती है, थोड़ी बहुत केरला के पार्ट में भी। तो ये कर्नाटका एंड केरला कॉफी हो गया। ओके, तो हमारा मैप वर्क भी कंप्लीट हो गया फाइनली, और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसमें बस आपको थोड़ी बहुत स्टेट्स याद करनी पड़ेंगी। ओके, तो आपका मैप वर्क भी इजीली हो जाएगा। आपको अगर, आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, समझाया हुआ भी काफी अच्छा लगा होगा। एंड इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।